हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है कॉमन इंजरीज ऑफ द हिप जॉइंट और कॉमन इंजरीज ऑन हिप। ठीक है, बेसिकली हमारे पास क्या चीज़, हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास ये है कि हमारे पास इंजरीज हो कौन कौन सी सकती हैं हिप के ऊपर। ठीक है, बेसिक जो हमारे पास तीन हम देखते हैं। ठीक है, और बेसिकली हम जो बायोमैकेनिक्स के थ्रू या बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड हम देख रहे हैं इस लेवल पे, वो हमारे पास तीन ही है। ठीक है, जिसमें हमारे पास फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, कॉन्ट्यूशंस आ जाती हैं एंड स्ट्रेन्स आ जाते हैं। ठीक है, फ्रैक्चर को अगर हम इसको फ़िलहाल यहाँ से स्टार्ट करने से पहले हम फ्रैक्चर को सिंपली देख लेते तो हमारे पास क्या चीज़ है। ठीक है, एक हमारे पास अगर बोन है, ठीक है, हमारे पास बोन है और उसके बीच में कोई डिसकॉन्टीन्यूटी आ जाती है। ठीक है, कहीं से भी बीच में से बोन टूट जाती है या बोन को कोई क्रैक आ जाता है या बोन अपनी जगह से टूट के दूसरी जगह पे चली जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द फ्रैक्चर। ठीक है, बेसिकली फ्रैक्चर की बहुत ज़्यादा टाइप होती है, हम यहाँ पे इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिक मैं बता देती हूँ कि स्पाइरल होती है, ट्रांसवर्स होती है, ऑब्लिक, एवर्जन, ग्रीन स्टिक, काफ़ी ज़्यादा हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं जो हमारे पास फ्रैक्चर्स की हैं। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास के कौन से एरियाज कॉमन है फ्रैक्चर्स के लिए जो हिप जॉइंट पे हैं। ठीक है, और किस किस एरिया पे जो ज़्यादा हमारे पास चांसेस हैं कि वहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है, पेल्विस एंड फ्यूमर आर लार्ज स्ट्रॉन्ग बोन्स। जैसे हमें पता है पेल्विस और फ्यूमर दोनों लार्ज बोन्स है। ठीक है, पेल्विस हम हिप बोन को कह रहे हैं और फ्यूमर हमें पता है कि हमारे पास जो हिप जॉइंट बना रही है। ठीक है, लॉन्ग बोन। ठीक है, अब ये लॉन्ग बोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास वेट बेरिंग अच्छी कर लेती है। ठीक है, लाइक इस पर जितना भी हाई अमाउंट का लोड डल जाता है इसमें फ्रैक्चर के चांसेस बहुत कम होते हैं, अनलेस अनटिल के बहुत एक ही सडन स्ट्रेन या सडन अटैक के साथ इंजरी हुई हो या फिर कोई पैथोलॉजिकल फीचर्स या कोई पैथोलॉजी इन्वॉल्व हुई हुई हो। हमारे पास ऑलरेडी ही बोन हमारे पास वीक है तो वो उसमें हमारे पास इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हिप इज सब्जेक्टेड टू हाई रिपीटेटिव लोड्स रेंजिंग फ्रॉम 4 to 7 times बॉडी वेट। ठीक है, उन्होंने कहा कि बॉडी वेट लोकोमोशन में हमारे पास इतने 4 to 7 टाइम्स से ज़्यादा बॉडी वेट, मतलब जितना हमारी बॉडी वेट है उससे भी 4 to 7 टाइम्स ज़्यादा हमारा हिप जॉइंट जो होता है वो लोड को अकोमोडेट कर लेता है, लाइक लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है रिपीटेटिव लोड्स को। ठीक है, अब हमारे पास बात ये आ जाती है कि हमारे पास बेसिकली फ्रैक्चर्स के किस किस जगह के कॉमन है। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि हिप जो है वो बेसिकली बहुत लोड हमारे पास क्या करती है, अकोमोडेट कर लेती है, लेकिन हमारे पास एरियाज कौन से कॉमन है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो एरिया होता है वो हमारे पास ये कि फ्रैक्चर ऑफ फ्यूमर नेक। ठीक है, फ्यूमर की नेक का फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा कॉमन है इंजरी के लिहाज से भी, और अगर कोई पैथोलॉजी चल रही है, पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं उन केसेस में भी। ठीक है, फ्रैक्चर जो है फेमोरल नेक का मोस्ट कॉमन है कि ड्यूरिंग स्पोर्ट फेज ऑफ वॉकिंग एल्डरली अमंग स्पेशली अमंग एल्डरली इंडिविजुअल्स विद ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, बेसिकली उन्होंने ये बात की ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, लाइक हमारे पास जो बोन की मिनरलाइजेशन है, जो बोन को न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बेसिकली हम ये कह सकते हैं जो बोन के अपने मिनरल्स हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से बोन की अपनी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जो हमारे पास जैसे हमारी अगर नॉर्मल स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, नॉर्मल बंदा है, हम उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एक बंदा है बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और उसमें कोई भी पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं है, कोई भी बोन वीकनेस के या बोन की स्ट्रेंथ कम नहीं हुई है, कोई भी ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन नहीं है, उस केस में क्या होगा कि स्पोर्ट फेज में वो अच्छा भला जो अपनी फ्यूमर के नेक के ऊपर है वो हमारे पास सस्टेन करेगा। फ्यूमर की नेक हमें पता है कि हमारे पास क्या होती है कि फ्यूमर बोन है। ठीक है, और फ्यूमर के यहाँ पे हेड होता है और ये बीच वाला एरिया नेक होता है, फिर ग्रेटर ट्यूकेंटर, लेसर ट्यूकेंटर से और फिर शाफ्ट आ जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होता है ना मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड होता है क्योंकि एक तो ये थोड़ा वीक होता है। ठीक है, इस एरिया में, और दूसरा हमारे पास ये होता है कि क्या होता है कि इसमें चांसेस के या इसमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमारे पास इसकी
या आप ये कह सकते हो कि कॉर्टिकल बोन की परसेंटेज होती है इधर ज़्यादा। फिर हमारे पास हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के दो। अब हमने दो बंदे ले लिए थे, एक में हमारे पास क्या है ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है, एक में नहीं है, ठीक है। जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है वो बंदा सेम लोड जो दूसरा बंदा है उसका बॉडी वेट और इसका बॉडी वेट बिल्कुल सेम है, लेकिन क्या होगा कि स्पोर्ट फेज जब वॉकिंग का कर रहा होगा तो ये बंदा अपना वेट जो है जो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन के साथ है, ठीक है, इसका जो वेट होगा वो इतना ज़्यादा होगा कि वो जैसे ही इसकी हिप पे पड़ेगा वहाँ पे हिप की या फीमेल की नेक का फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। जो बंदा नॉर्मल है उसमें कोई भी पैथोलॉजी नहीं है, कोई भी पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं है, वहाँ पे क्या होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है तो हमारे पास पेशेंट जो है या पर्सन जो है वो ईजिली हिप को ईजिली हमारे पास लोड को बेयर कर सकेगा। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में वही लोड जो होगा वो हमारे पास क्या कर देगा कि हमारे पास फ्रैक्चर कॉज कर देगा, ठीक है। फ्रैक्चर्स रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस रिजल्ट इन लॉस ऑफ बैलेंस एंड फॉल, ठीक है। बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि बंदा गिरा है तब हमारे पास फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं होती है, पहले फ्रैक्चर हो जाता है फिर बंदा गिरता है। ज़्यादातर कंडीशंस में जो ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स होते हैं हम उनमें यही देखते हैं कि हमारे पास पैथोलॉजी या कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि पेशेंट जो है जाहिर सी बात है बोन की मिनरल डेंसिटी, जाहिर सी बात है बोन की डेंसिटी कम है। अब बोन डेंस है हमारे पास, जितनी बोन डेंसिटी है वो उतनी मजबूत है, स्ट्रेंथ उसमें ज़्यादा है। जितनी डेंसिटी कम होती जाएगी बोन जो है वो वीक होगी। अब बोन को किसी बाहर की इंजरी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही इतनी वीक होगी है कि वो उस पर जो अपना बॉडी का इसे वेट जैसे पड़ता जाएगा वो टूट जाएगी, ठीक है, लाइक फ्रैक्चर आ जाएगा, ठीक है। A misleading concept fall always cause the fracture rather than the reverse में also be true, ठीक है। यही बात मैं आपको डिस्कस करी थी कि एक बहुत मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है। लोग समझते हैं कि जैसे बंदा गिरेगा तो तब फ्रैक्चर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। बहुत से केसेस में मोस्टली आप एल्डर जो हमारे पास ये एडल्ट होते हैं जो एजिड होते हैं, ठीक है, जीरियाटिक पॉपुलेशन है, ठीक है, बेसिकली उनमें ये हो रहा होता है कि हमारे पास क्या होता है फॉल जो होता है वो पहले हो जाता है, फ्रैक्चर जो होता है वो पहले ही हो चुका होता है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से या बोन में कोई वीकनेस है उसकी वजह से, ठीक है। और उसके बाद जाके हमारे पास क्या होता है कि उसके बाद ये होता है कि हमारे पास पेशेंट गिर जाता है, ठीक है। तो लोग समझते हैं कि गिरने की वजह से फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, लाइक नॉलेज जिसको बंदे को पता है कि इस पेशेंट में ऑस्टियोपोरोसिस पहले से प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है अगर मेरा पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस के साथ है तो मैं तो कभी ये कंसीडर नहीं करूँगी गिरने की वजह से इसको फ्रैक्चर हुआ है। ज़्यादातर तो कोशिश यही होगी कि उसका फ्रैक्चर पहले हुआ है फिर वो गिरा है, ठीक है। और भी बहुत सी कंडीशन हो सकती है लेकिन मेनली हम ऑस्टियोपोरोसिस को ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। Hip fracture in elderly are a serious health issue with increased risk of death 5 to 8 falls during first 3 months of fracture। जाहिर सी बात है ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन ऐसी है कि बोन ऑलरेडी बहुत वीक है, अगर उसका फ्रैक्चर हो जाता है तो हमारे पास आम जो डेथ रिस्क है, ठीक है, उससे कई ज़्यादा हमारे पास 5 to 8 फोल्ड ज़्यादा हो जाता है, या 5 to 8 टाइम्स ज़्यादा कह सकते हो रिस्क डेथ का इंक्रीज़ हो जाता है फर्स्ट 3 मंथ्स में फ्रैक्चर के। क्यों? एक मेन चीज़ जो एक मेन कॉन्सेप्ट है जो आपकी इस बुक में तो नहीं लिखा हुआ लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर हम लेना चाहें, क्या होता है फ्यूमरल नेक पे ना हमारे पास कुछ स्पेसिफिक वेस्कुलर सप्लाई होती है, ठीक है, या हम कहते हैं कि हमारे पास जो ब्लड सप्लाई है जो लोअर लिम्ब में सारी सप्लाई जा रही है, ठीक है, वो यहीं से मेन वाइंड करके या आप कह सकते हो कि यहीं से क्रॉस होके जा रही होती है, ठीक है। तो अगर तो हमारे पास फ्यूमर की नेक का फ्रैक्चर होता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा डीवेस्कुलराइजेशन, ठीक है, बेसिकली हमारे पास ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाएगी उस एरिया की, जिसकी वजह से टिश्यू नेक्रोसिस में जाना शुरू हो जाते हैं। नेक्रोसिस के बाद क्या होगा कि हमारे पास पेशेंट की बिल्कुल लिम्फ ख़त्म होने लग जाएगी अगर उसको हमने टाइमली ट्रीट नहीं किया, और हो सकता है कि हमारे पास पेशेंट की टांग भी एम्पुटेट करनी पड़ जाए, लाइक पेशेंट की टांग काटनी पड़ जाए, ठीक है। एक और बात हो सकती है, फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर के अंदर हमारे पास हमें पता है बोन के अंदर फैट होता है, ठीक है,
अगर तो वो फैट निकल गया और ब्लड सप्लाई के थ्रू हमारे पास अपर एरियाज में चला गया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास उसकी वजह से बेसिकली ये हमारे पास इफेक्ट कर रहा होगा हार्ट की सप्लाई को, हमारे पास पल्मोनरी सप्लाई को, या अगर ये किसी भी जगह पे जाके स्टे कर जाएगा, ठीक है, बेसिकली वीनस रिटर्न होगा हमारे पास। अगर वेन्स के थ्रू ये ऊपर वापस चला जाता है, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हमारे पास दोबारा हार्ट में एंटर हो जाता है और हमारे पास वहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, या किसी और आर्टरीज में ब्लॉकेज क्रिएट करता है, तो हमारे पास उस केस में पेशेंट टोटली हमारे पास एम्बुलाइजेशन के केस में टोटली पेशेंट की कार्डियक अरेस्ट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, मायोकार्डियम, या आप ये कह सकते हो कि कार्डियक, ये कह सकते हो कि टिश्यू डेथ हो जाती है, या हमारे पास हार्ट की टिश्यू की डेथ हो जाएगी, ब्लड सप्लाई जब वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगी, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अपर लेवल की चीज़ें और यहाँ पे इतनी इन्होंने डिस्कस भी नहीं की हुई, ठीक है। ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए थी। इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कॉर्टिकल बोन इन द प्रॉक्सिमल फ्यूमर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हिप फ्रैक्चर, ठीक है। कॉर्टिकल बोन ज़्यादा होने की वजह से लाइक जो प्रॉक्सिमल पार्ट है हमारे पास फ्यूमर का, वो हिप फ्रैक्चर से हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर यही कॉर्टिकल बोन हमारे पास कम हो जाएगी तो क्या होगा, बेसिकली हिप के फ्रैक्चर होगा, ठीक है। यही इन्होंने यहाँ पे बात की। प्रिवेंशन क्या है कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट द हिप फ्रैक्चर। जाहिर सी बात है अगर एक बंदा है पूरा सही फिजिकल एक्टिव है तो उसकी बोन जितनी आप लोड डालते हो उतनी आपकी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास स्ट्रेंथ क्रिएट करती है, ठीक है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, जितना आप लोड डालते जाओगे आपकी बॉडी उतनी ही स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। आज आपने लाइक 10 kg का डाला, कल आप इससे ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता 10 था, 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, परसेंटेज क्या हुई, इंक्रीज करते जाओगे आप, तो उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती जाएगी। लेकिन आपने प्रिवेंशन के साथ करना है कि लाइक कोई इंजरी ना या कोई फर्दर इंजरी ना हो, ठीक है। ये हमारे पास टॉपिक हो गया था फ्रैक्चर्स का, ठीक है, जिसको हमने डिस्कस कर लिया थोड़ा सा ब्रीफली, ठीक है। इस लेवल पे इतना ही काफ़ी है, इसको इतनी ज़्यादा डिटेल में या इतनी ज़्यादा बस आपको ये पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। फेमोरल के नेक पे फ्रैक्चर कॉमन है, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में कॉमन है, और बेसिक कंडीशंस क्या हैं, ठीक है। दूसरी हमारे पास चीज़ ये आ जाती है कॉन्ट्यूजन्स। कॉन्ट्यूजन्स आप ऐसे कह सकते हो ब्रूजेस को, ठीक है। मैं कहती हूँ मैं ब्रूजेस, या हम जिसको अपनी लैंग्वेज में नील पड़ना कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर कहीं पे सडनली मुझे चोट लग जाती है, ठीक है, और वहाँ पे जगह क्या हो जाती है, ब्लूइश सा कलरेशन हो जाती है, लाइक नीला कलर आ जाता है, या आप ये कह सकते हो कि ब्लू सा कलर आ जाता है उस एरिया पे, ठीक है। या तो उस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं कि उसमें उस चीज़ को हम कॉन्ट्यूजन्स कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये इंटरनल हैमरेज की वजह से हो रहा होता है कि हमारी बॉडी में एक इंटरनली मैकेनिज्म है कि अगर कोई वेसल डैमेज हो रही है या वेसल्स में या कैपिलरीज में कोई डैमेज आ रहा है तो हमारे पास क्या होता है कि ब्रूजेस फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब हमारे पास हम यहाँ से बात करते हैं कि हमारे पास उन्होंने क्या कहा हुआ। उन्होंने यहाँ पे बात की हुई है कि जो प्राइम लोकेशन है ना हमारे पास, प्राइम लोकेशन हमारे पास कौन सी है, इंटीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ थाई। जाहिर सी बात है एक पार्टिसिपेंट है वो स्पोर्ट्स पे पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या होगा, गिरेगा तो कहाँ पे चोट लगेगी, और जाहिर सी बात है आगे वाली साइड पे, तो थाई पे। कोई बॉल ने हिट किया, एक फुटबॉल प्लेयर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसको बॉल ने हिट किया, हाँ बॉल हिट अगर उसको आगे से करी, जाहिर सी बात है बंदा ज़्यादा तो आगे की तरफ से खेल रहा है ना, तो आगे से बॉल आ रही है, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगी, बॉल उसको आगे से हिट करेगी। तो इंटीरियर एस्पेक्ट जो थाई का है वो मोस्ट कॉमनली इम्पैक्ट होता है। और भी बहुत से आप एग्जांपल्स ले सकते हो कि एकदम से बंदे के, या आप ये कह सकते हो कि जैसे फुटबॉल में हम क्या करते हैं कि बेसिकली हम जब बॉल को गैदर कर रहे होते हैं या बॉल के इर्द गिर्द सब गैदर हुए हुए, तो एक दूसरे की टांग लगने से भी आप ब्रूजेस फॉर्मेशन को बात कर सकते हो कि सडनली आपको किसी की टांग लग जाती है तो उस केस में भी आप कह सकते हो कि आपको ब्रूजेस फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। ये मैंने कहा कि रिजल्टिंग क्या होती है कि इंटरनल हैमरेज होती है जिसकी वजह से ब्रूज फॉर्मेशन हो जाती है, माइल्ड से स्वेयर पे वेरी करते हैं। इसकी टाइप्स जो होती हैं वो आप पैथोलॉजी के लेवल पे पढ़ोगे जब आप देखोगे कि बेसिकली पैथोलॉजी की यही बात है ना कि हम जहाँ पे डिजीज़ को देखते हैं, ठीक है, तो जब पैथोलॉजी आप डिस्कस करते हैं वहाँ पे आपको बताई जाती है कि हमारे पास ब्रूजेस की टाइप्स कितनी हैं और माइल्ड से स्वेयर पे कैसे जाते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे इन्होंने ये बात नहीं की हुई कि हमारे पास स्किन पे इससे ब्रूजेस होने चाहिए। अभी तो मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि हमें चोट लगे तो हमें नज़र आते हैं, लेकिन ये ब्रूजेस मसल्स के अंदर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास उन्होंने बात की हुई है कि माइल्ड से स्वेयर तक हमारे पास इसकी अपीयरेंस में डिफरेंस होता है, ठीक है। उस चीज़ को अभी हम आगे लेके जाते हैं तो हमारे पास क्या है, एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती है कॉन्फ्यूजन के साथ, उसको हम कहते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ठीक है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम बेसिकली है बहुत अनकॉमन, लाइक आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली हमारे पास मसला ये ना कि हमें बहुत रेयर कंडीशन को भी अपने माइंड में लेके चलना ज़रूरी है, ठीक है। आप एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, आपके पास कॉम्प्लिकेशन कोई भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है पेशेंट को इतनी सडनली कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हो जाए कि आपके पास टाइम ही ना हो उसको डायग्नोज करने का। तो आपको ये करना पड़ता है कि आप क्या करते हो कि हर वक्त तैयार रहते हो कि आपने हर चीज़ को माइंड में रखना होता है कि ये कॉम्प्लिकेशन भी इस चीज़ के साथ हो सकती है, ठीक है। सो बेशक सीरियस एक बहुत 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 सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। पेशेंट अपनी पूरी लिम्ब से क्या होता है कि हो सकता है उसकी पूरी लिम्ब ख़त्म हो जाए सिर्फ एक इस चीज़ की वजह से, ठीक है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता क्या है, ठीक है। इसने कहा कि सेकेंडरी टू थायराइड कंट्यूजन से सेकेंडरी है, ठीक है। अगर तो हमारे पास कंट्यूजन्स हुई हैं तभी जाके ज़्यादातर कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। हम इसको देखते हैं ये होता क्या है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, इंटरनल ब्लीडिंग कॉजेज द बिल्डअप ऑफ प्रेशर इन द मसल कंपार्टमेंट कॉजिंग कंप्रेशन ऑफ नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड मसल्स, ठीक है। बेसिकली हमारे पास जो मसल्स के कंपार्टमेंट हैं, जैसे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, एब्डक्टर कंपार्टमेंट, या आप मेन कंपार्टमेंट्स ले लेते हो, या जिनको फेशिया ने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ऐसे कंपार्टमेंट्स जिनकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई अलग अलग है, ठीक है, जो इन मसल्स को एक सेम सप्लाई जा रही है, या एक सेम नर्व या एक सेम ब्लड सप्लाई उनको सप्लाई करिए जितने ढेर सारे मसल्स को, ठीक है, उनको हम कंपार्टमेंट डिस्कस कर रहे होते हैं, ये कंपार्टमेंट हम कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली उन्होंने कहा अगर तो हमारे पास कोई इंटरनल ब्लीडिंग है, मैं फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि कैपिलरी डैमेज हो गया, ठीक है, कोई भी कैपिलरी डैमेज हुई है हमारे पास। अब हुआ क्या कि कैपिलरी डैमेज ने क्या किया, कैपिलरी डैमेज ने हमारे पास क्या किया, ब्लड की क्या हुई, अक्यूमुलेशन करनी शुरू कर दी, ठीक है। ब्लड लीकेज हुई, ब्लड लीकेज के बाद क्या हुआ, ब्लड एक्यूमुलेट होने लग गया, ब्लड एक्यूमुलेट होने लग गया और उसने क्या किया कि प्रेशर को, या वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर दिया। कहाँ पे इंक्रीज किया, मसल्स के इर्द गिर्द, ठीक है। अब जब मसल्स के इर्द गिर्द इंक्रीज हुआ या मसल कंपार्टमेंट में इंक्रीज हुआ तो वहाँ पे सिर्फ मसल्स नहीं थे, वहाँ पे नर्व्स थी, वहाँ पे ब्लड सप्लाई थी, वहाँ पे मसल्स थे। उन सारी चीज़ों पे क्या हुआ, एक प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक है। इस प्रेशर का इंक्रीज होना जो है हमारे पास कहलाता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, जिसकी वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती हैं और एंड रेंज पे हमारे पास लिम्ब पूरी ख़त्म हो जाती है, गैंग्रीन की सिचुएशन आ जाती है और उसके बाद पेशेंट की हमें लिम्ब एम्पुटेट करनी पड़ जाती है, ठीक है। इफ़ नॉट ट्रीटेड डेथ ऑफ टिश्यू अकर ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजनेशन, अगर इसको ट्रीट ही नहीं किया जाएगा तो वही बात की कि ऑक्सीजन की सप्लाई, जाहिर सी बात है हमें पता है ब्लड क्या कर रहा है, मेन तो ब्लड हमारे पास क्या कर रहा है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जा रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे पास जब हमारे पास नीचे बॉडी को जाएगी नहीं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि लैक ऑफ ऑक्सीजनेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से स्कीमिया हो जाए, स्कीमिया की वजह से नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा, नेक्रोसिस की वजह से गैंग्रीन डेवलप होगा और गैंग्रीन के बाद हमारे पास टिश्यू डेथ, ठीक है। तो ये हमारे पास बात की उन्होंने कि अगर हम इसको टाइमली ट्रीट नहीं करते, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास टिश्यू की डेथ हो जाएगी। ये हमारे पास एक कॉम्प्लिकेशन थी जो कॉन्ट्यूजन्स के साथ बहुत कॉमन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ हम डिस्कस करना चाह रहे हैं
अच्छा, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। मैं कहती हूँ कि मेरी लिम्ब है, ठीक है, अपर लिम्ब, मेरी अपर लिम्ब है, ठीक है, और उसको डैमेज आ गया है, वहाँ पे कैपिलरी को डैमेज आया है मेरी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के, ठीक है, मेरे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के क्या हुआ कि फोर आर्म के या आप ये कह सकते हो कि रिस्ट के अबव हमारे पास यहाँ पे डैमेज आया है, ठीक है, यहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप होने शुरू हो गया इस एरिया पे फोर आर्म के, ठीक है, आप ऊपर से ले सकते हो, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे सप्लाई ने डैमेज आना शुरू हो गया, तो हमारे पास उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से जो नीचे सारे स्ट्रक्चर्स हैं उनमें सप्लाई, उनकी नर्व सप्लाई, उनकी ब्लड सप्लाई और उनके मसल्स सारे क्या हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेशन आएगा तो ब्लड को या नीचे हमारे पास फ्लो ठीक नहीं रहेगा, जिसकी वजह से सेंसेशंस भी डैमेज होंगी, ब्लड सप्लाई डैमेज होगी, जिसकी वजह से टिश्यू डेथ स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई इससे नीचे, मतलब मेरा हाथ सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, या उसकी सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास पेशेंट में क्या हुआ कि नेक्रोसिस डेवलप हो सकता है या डेथ ऑफ टिश्यू हो सकती है, ठीक है। नेक्रोसिस बेसिकली हम डेथ ऑफ टिश्यू को कहते हैं, अगर किसी को पता ना हो कि टिश्यू बिल्कुल डेड हो जाता है तो हमारे पास नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक है। स्ट्रेन्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे पास टेंडन्स के टीयर होते हैं, ठीक है, या मसल्स का टीयर कह सकते हो, ठीक है। बेसिकली मोस्ट कॉमनली हम टेंडन के से रिलेट करते हैं, लेकिन मसल्स का टीयर भी आप कह सकते हो, ठीक है। हैम्स की बात करें हम यहाँ पे मोस्ट कॉमनली, हैम स्ट्रेचिंग इज़ रेयर अनलेस यू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज टू स्ट्रेच हैमस्ट्रिंग। हैम की स्ट्रेचिंग बहुत रेयर होती है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हम लोग चल रहे हैं, हैम्स हमें पता है कि हमारे पास पोस्टीरियरली होते हैं, लाइक पीछे की साइड पे प्रेजेंट है मसल्स थाई पे, ठीक है। तो जो मसल्स हैम्स है हमारे पास, उनका क्या हुआ कि अब उन्होंने एक स्पेसिफिक लाइक उनका एरिया जो है वो ऐसा है कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, लाइक आप वहाँ पे मूवमेंट इतनी ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते अपनी डेली एक्टिविटीज़ में। फॉर एग्जांपल बंदा चल रहा है तो क्या हो रहा है, फ्लेक्शन तो ज़्यादा हो रही है लेकिन एक्सटेंशन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, ठीक है। इसी तरह से हम और भी चीज़ें कह सकते हैं कि हमारे पास हैम्स की जो स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग है वो नहीं हो रही होती, लाइक हैम्स जो है वो अलग से इतने ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होते, थोड़े बहुत तो जाहिर सी बात है मूवमेंट में काम कर रहे तो होगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर वो हैम्स जो है वो स्ट्रेच हम खुद करते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं उनको पता है हैम्स की स्ट्रेचिंग कैसे होती है, या आप लोग आगे MSK वगैरह में भी डिस्कस करते हो, ठीक है। क्या होता है हैम्स की स्ट्रेचिंग की, जो बंदा हैम्स की स्ट्रेचिंग नहीं करता उसके हैमस्ट्रिंग क्या होते हैं, टाइट होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, एक्सटेंसिबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो हमारे पास लॉस ऑफ एक्सटेंसिबिलिटी क्या कॉज करती है, ससेप्टिबल हमारे पास क्या है कि स्ट्रेन को बनाता है, हैम्स को, या हमारे पास हैम्स को स्ट्रेन के ससेप्टिबल बनाते हैं, या ज़्यादा हमारे पास स्ट्रेन के चांसेस इंक्रीज़ करा देता है, इसकी ये मतलब है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ कि स्ट्रेन टू दीज मसल्स मोस्ट कॉमनली अकर ड्यूरिंग स्प्रिंटिंग, ठीक है, इफ़ इंडिविजुअल इज फटीग्ड एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज इम्पेयर्ड, ठीक है। ओके, स्प्रिंटिंग जो है वो हमारे पास बेसिकली ये है कि एक स्पोर्ट्स है कि आप एक रनिंग की टाइप ले सकते हो कि जिसमें हमारे पास हम शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं हाई स्पीड के साथ, ठीक है। तो हमारे पास रनिंग होती है जिसमें हमारे पास, अगर आपको पता हो, यूँ सर्कल में हमारे पास रनर्स को जो खड़ा करके रनिंग करवाई जाती है, ठीक है, लाइक यहाँ से यूँ स्टार्ट करके और इस पर लैप्स उन्होंने लगाए हुए होते हैं, उसके हिसाब से होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि अगर तो इंडिविजुअल फटीग में चल जाता है या न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इम्पेयर्ड है, ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रेन के चांसेस क्या होते हैं स्प्रिंटिंग में ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। फटीग की वजह से भी इसलिए होते हैं क्योंकि एक कॉन्टीन्यूस एक उसके ऊपर ओवर स्ट्रेच पड़ रहा है, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का तो हमें पता है कि क्या हो गया, ब्रेन से सिग्नल, हमारे पास ब्रेन से जो सिग्नल आ रहे हैं वो उनके बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ कि न्यूरॉन और मसल्स का जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन था वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। लेकिन फटीग में हमारे पास जाने की वजह क्या हो सकती है, ओवर यूज़, ठीक है, ओवर यूज़, ओवर स्ट्रेस। हम बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे अब ये करते हैं
कि ओवर ट्रेनिंग कर जाते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा होते हैं कि लोग ओवर ट्रेनिंग कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पेशेंट फटीग में चला जाता है, और उसके बाद फटीग के बाद अगर वो दोबारा से हमारे पास कहता है कि मैंने स्प्रिंटिंग करनी है, तो उस केस में हमारे पास स्ट्रेन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, और स्ट्रेन की रिकवरी बहुत स्लो है, ठीक है। चांसेस तो उसके अगर हो तो वो जाता ही है, ठीक है, लेकिन उसकी रिकवरी स्लो हो जाती है क्योंकि मसल्स का टेयर है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन अकर ड्यूरिंग द लेट स्टांस और लेट स्विंग फेज ऑफ गेट एज अ रिजल्ट ऑफ इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले देखें, लेट स्टांस फेज का मतलब यह है कि जब हमारे पास बिल्कुल स्विंग फेज का स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जब हमारे पास बिल्कुल स्विंग फेज का स्टार्ट है वो हमारे पास लेट स्टांस है, और बिल्कुल लेट स्विंग का मतलब यह है कि जैसे स्टांस फेज स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। स्विंग स्टांस को हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर बता देती हूँ कि स्टांस फेज जब हमारे पास चल रहे होते हैं, हमारे पास ज़मीन पे पाँव लगा हुआ होता है, वो स्टांस का फेज़ है, लेकिन जब पाँव उठा के हम आगे रखते हैं दोबारा तो वो स्विंग का फेज़ है, ठीक है। तो हमारे पास उससे रिलेट करो, जब लेट की बात की गई है तो हमारे पास इसको गेट साइकिल में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन हम यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं करें डिटेल में क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर सारा गेट साइकिल ही हमें पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ ये बात करें कि जब एंड आ जाता है हमारे पास लेट स्टांस एंड आ जाता है स्टांस फेज का, तो तब, और जब हमारे पास स्विंग फेज का एंड आ जाता है तब, दोनों केसेस में हमारे पास हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों? इसेंट्रिक कंट्रैक्शन की वजह से। इसेंट्रिक कंट्रैक्शन हमारे पास होती है जब मसल फुल लेंथनिंग में, ठीक है, शॉर्टनिंग में नहीं है, मसल की लेंथ जो है वो फुल अपनी प्रॉपर लेंथ में, ठीक है। उस केस में हमारे पास क्या हो रहा था कि स्ट्रेन की चांसेस, या मोस्ट कॉमनली हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेन की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। स्ट्रेन जैसे हमें पता है इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, हीलिंग बहुत स्लो है, जैसे मैं बात कर चुकी हूँ, रिकरेंस रेट ऑफ नियरली 1/3 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, ठीक है। हमारे पास ना फाइबर्स की डैमेज है, इसलिए हीलिंग स्लो है, ये तो हमें बात पता चलेगी। रिकरेंस रेट इसका 1/3 जो है वो हमारे पास पहले साल में रिकरेंस रेट 1/3 क्यों है, इसकी बात यही है, स्लोनेस ऑफ हीलिंग एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं कि हमारे पास अगर हीलिंग की स्लो है तो पहले साल में उसकी हीलिंग की प्रॉपर अभी कंप्लीट नहीं हुई होगी, या कुछ ना कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे जहाँ पे हीलिंग, या अभी हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ मसल में वापस नहीं आई होगी लेकिन पर्सन को तो करनी थी स्पोर्ट्स, या पर्सन को तो जाना था, और फिर क्या हुआ कि दोबारा से क्या हो गया, दोबारा से स्ट्रेन हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास फिर से सेम पैथोलॉजी अकर हो गई और पेशेंट बिल्कुल हैमस्ट्रिंग से हैमस्ट्रिंग के रिकरेंस का, तो हैमस्ट्रिंग आप ये कह सकते हो रिकरेंस के बाद ना मतलब रिकवरी और भी स्लो हो जाती है। आप कॉमनली एक बार तो हुआ तो आप रिकवरी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट ने एहतियात नहीं की, उसने चलना फिरना शुरू किया, या चलने फिरने की बात है उसने उस पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लगा दिया, तो हमारे पास उस केस में क्या हो जाएगा, रिकरेंस होगी, और रिकरेंस की वजह से हमारे पास बेसिकली रिकवरी और मज़ीद स्लो हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रेन टू द ग्रॉइन एरिया कॉमन इन स्पोर्ट्स इन विच फोर्सफुल थाई एबडक्शन मूवमेंट में ओवरस्ट्रेच द एडक्टर्स मसल्स, ठीक है। ग्रॉइन एरिया हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास ग्रॉइन एरिया की जो स्ट्रेन है वो भी कॉमन है, जो वहाँ के इर्द गिर्द के एरिया है उसका स्ट्रेन भी कॉमन होता है, ठीक है। लेकिन इन स्पोर्ट्स इन विच फोर्सफुल थाई एबडक्शन मूवमेंट में ओवरस्ट्रेच द एडक्टर्स मसल्स, ठीक है। थाई की एबडक्शन हुई, थाई की एबडक्शन कैसे हो सकती है? फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि कुछ डांस के स्टेप्स होते हैं जिसमें हमने पहले भी डिस्कस किए थे, जब हमने मूवमेंट्स को डिस्कस किया था तब हमने डांस के स्टेप्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था जब हमने मूवमेंट्स डिस्कस की थी हमने डांस के स्टेप्स को डिस्कस किया था, ग्रैंडे रोंडे जंपिंग, ठीक है, जिसमें हमारे पास एबडक्शन एक्सेसिव हो रही है, बंदा पाँव पूरा अपने साइड पे लेके चला जाता है, एक डांस की मूवमेंट है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है कि एडक्टर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, एडक्टर्स का जो है वो स्ट्रेच बहुत ज़्यादा आ रहा है, जाहिर सी बात है एडक्टर्स ने क्या काम करना था कि उसको जोड़ के रखना था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एबडक्शन में मूवमेंट चली गई तो एडक्टर्स ने क्या किया, अपने आप को स्ट्रेच कर लिया, जिसकी वजह से वहाँ पे इंजरी के चांसेस हमारे पास क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास बात आ गई कि हमारे पास कैसे
हमने कहा कौन सी स्पोर्ट्स हो सकती है, और मोस्टली हमारे पास डांस की मूवमेंट्स ही होती हैं, और भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगी, लेकिन ज़्यादातर डांस की मूवमेंट्स में ही हम एबडक्शन करते हैं, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट स्ट्रेंथनिंग ऑफ हिप एडक्टर्स कैन डिक्रीज द लाइक्लीहुड एडक्शन स्प्रेन्स, ठीक है। आप एडक्शन के स्प्रेन्स को या एडक्शन के स्ट्रेन्स को आप क्या कर सकते हो कि एडक्शन की स्ट्रेन्स को या उसकी प्रिवेंशन ऐसे कर सकते हो कि आप एडक्टर्स को स्ट्रेंथ कर दो, एडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग, इंड्योरेंस स्ट्रेंथनिंग, हर चीज़ इंक्रीज करा दो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो कि हमारे पास एडक्शन का स्प्रेन और स्ट्रेन के चांसेस बहुत कम हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो कि ईजिली बंदा या उसकी स्ट्रेचिंग की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाए। जाहिर सी बात है, हमारे पास क्या होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं कि स्ट्रेंथनिंग की बात करें, अगर मसल वीक है तो हम क्या कर रहे होते हैं कि स्ट्रेंथनिंग करवा रहे होते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग करवा रहे होते हैं, और अगर मसल स्टिफ है तो हम उसमें स्ट्रेचिंग करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो स्ट्रेंथनिंग है ना, वो क्या काम करिए कि वो अब मसल बहुत वीक है ऑलरेडी, तो हम उसको क्या करें कि उसको हेल्प आउट करें कि वो अपनी वापस या अपनी जो उसकी स्ट्रेंथ है उससे भी ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ अचीव कर ले, जिसके बाद हमारे पास हमें ये डर ही नहीं होगा कि मसल टीयर हो सकते हैं या लिगामेंटम टीयर जिसको हम स्प्रेन कह रहे हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये सारा कुछ कॉमन इंजरीज जो थी हिप जॉइंट पे इसको सारे डिस्कस कर लिया। टू द पॉइंट हमारे पास सारी चीज़ें जो है वो सिसन जे हॉल से ली हुई हैं। कोई मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको वर्बली थोड़ी बहुत बताई है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बाकी सारी चीज़ें मैं सिसन जे हॉल से ली, क्योंकि बेसिक रेफरेंस बुक का हमारे कंट्री में यही चल रही है, ठीक है, हम उसी से डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या आप फेसबुक के ग्रुप में भी जाके बता सकते हैं, ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी भी लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे पूछ सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।